दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो एक अपने आप में सर्वोपरि है। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। वो सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की तरह ही मेसोपोटामिया की सभ्यता आज अभी वर्तमान में इराक में जो क्षेत्र है वहाँ विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया का अर्थ है दोस्तों, मेसोस का अर्थ है यूनानी भाषा में मध्य और पोटेमस का अर्थ है नदी, यानी दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया के रूप में इंगित किया गया था। दोस्तों, लगभग 5000 वर्ष पूर्व शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में हुआ था। आज से 5000 वर्ष पूर्व, यहाँ ईसा पूर्व नहीं दिया हुआ है। अगर ईसा पूर्व की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की ही तरह इसमें 3000 ईसा पूर्व आएगा, जो हड़प्पा सभ्यता में 2400 या 1700 ईसा पूर्व के बीच दिया जाता है, कहीं पे 2700 ईसा पूर्व के बाद दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में अलग अलग अपनी विवेचनाएं हैं। ऐसा मेसोपोटामिया की सभ्यता में दिया गया है कि मेलुहा शब्द का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लिए किया गया था। मेसोपोटामिया के लोग कृषि आदि कपड़ा उपड़ा कार्य में तो संपन्न थे ही, खगोल विज्ञान गणित आदि में भी विश्व प्रसिद्ध थे। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में भिन्नता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगर नाला आदि का नियोजन में दिक्कत था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन ग्रिड पत्ती के आधार पर अपनाया गया था, यानी घर का सारा कचरा नालियों के द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता में वो सीधे रोड पे टरते रहते थे कचरे। और इस संबंध में बात करेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता दोनों का उत्खनन हुआ, और जहाँ तक किसी भी सभ्यता का खोज होता है तो लिखित दस्तावेज बहुत कम ही प्राप्त होते हैं। ज़्यादातर आभूषण, पुरातत्वविद जब खोज करते हैं तो आभूषण, इमारतें, उसके अवशेष, औजार, पत्थर, गहने ये आदि प्राप्त होते हैं। उसी के आधार पर किसी सभ्यता का निर्धारण किया जाता है। सभ्यता का अर्थ है दोस्तों कि किसी ऐसे समय या काल में जो उस वस्तु विशेष का उपयोग हुआ था या हुआ हो, और वो बाद में मतलब नहीं अवशेष उसके मतलब उसके प्रजाति या उस सभ्यता के लोग नहीं बचे हो तो उसको एक नामकरण किया जाता है और उस सभ्यता को उस तरह सूचित किया जाता है। उसी तरह मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया। लगभग 5000 वर्ष पूर्व शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में हुआ। मेसोपोटामिया शब्द का यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य, पोटेमस यानी नदी से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया दोस्तों दजला एवं फरात नदियों के बीच के क्षेत्र को इंगित करता है। मेसोपोटामिया दजला एवं फरात नदियों के बीच की भूमि को इंगित करता है। यह क्षेत्र अभी इराक गणराज्य का हिस्सा है। दोस्तों, मेसोपोटामिया की क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसके उत्तरी क्षेत्र पशुपालन के दृष्टि से उपयुक्त थे, क्योंकि वो ऊंचाई पे स्थित थे और घास के मैदान, स्टेपी घास के मैदान वहाँ पे उसका क्षेत्र था। और दक्षिणी भाग रेगिस्तान था और पूर्वी भाग हरे भरे और ऊंचे नीचे मैदान है जहाँ कृषि का कार्य आदि किया जाता था। मेसोपोटामिया के लोग खनिज संसाधन से परिपूर्ण नहीं थे। वो कृषि, कपड़ा आदि वस्तुओं का निर्यात करते थे और तुर्क, ईरान आदि भारत के पश्चिमी सीमा तक भी उन्होंने मतलब लेन देन, वस्तु विनिमय की प्रणाली को अपनाया था। मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत है इमारतें, मूर्तियां, कब्रें, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं तथा लिखित दस्तावेज। आप हड़प्पा सभ्यता में भी दोस्तों आगे चलकर पढ़ेंगे तो उसमें भी आप यही देखेंगे कि इमारतें, मूर्तियां, कब्रें, आभूषण, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं यही सब मिलती है। वहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिट्टी की पट्टिकाएं पर कीलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था, यानी कील से उकेरा जाता था, उसको कीलाकार लिपि कहा गया है। हड़प्पा की सभ्यता में पांडुलिपि जो हाथ से बनाया जाता है
मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग ऊंची जमीन, स्टेपी घास के मैदान है जो पशुपालन के लिए उपयुक्त है। दक्षिणी भाग रेगिस्तान है। पूर्वी भाग हरे भरे और ऊंचे नीचे मैदान है जहाँ कृषि आदि कार्य किए जाते थे। मेसोपोटामिया के संबंध में दोस्तों बात करें तो मेसोपोटामिया के लेखन कला एवं शहरी जीवन और नगरों का विकास मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में ही हुआ जहाँ रेगिस्तान थे। इसके संबंध में आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन थी, यानी मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। लगभग 2400 ईसा पूर्व में अकदी लोगों का आगमन मेसोपोटामिया में हुआ। अकदी लोग जब आए तो अकदी भाषा ने सुमेरियन भाषा का वर्चस्व समाप्त कर अपना महत्वपूर्ण स्थान कायम कर लिया। सुमेरियन भाषा थी, अकदी लोगों के आगमन से अकदी भाषा महत्वपूर्ण हो गई। मेसोपोटामिया की दक्षिणी भाग को सुमेर और अकद कहा जाता था, क्योंकि मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग ही सबसे पहले शहर में तब्दील हुआ था और दक्षिणी भाग को सुमेर और अकद कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व में के पश्चात बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया और इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में अगर कोई वस्तु या जगह क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है तो अधिकतर लोग उसी नाम से उसको जानते हैं। ठीक उसी तरह मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को सुमेर अकद कहा जाता था, लेकिन 2000 ईसा पूर्व के पश्चात बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया और इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग पर असीरियाइयों ने कब्जा कर लिया और उस क्षेत्र को असीरिया के नाम से जाना जाने लगा। असीरियाई सीरिया के रहने वाले लोग थे। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। दोस्तों, हम लोग शुरू में ही बात किए हुए थे कि मेसोपोटामिया में शहरी जीवन की शुरुआत 5000 वर्ष पहले हुई थी। उसमें दोस्तों 3000 ईसा पूर्व दिया गया है। अगर इसको हम इस समान भाषा में अगर इसको बोले तो 5000 साल पहले ये हुआ। जैसे 2000 ईस्वी 2020 चल रहा है तो 2000 साल अभी का और 3000 साल पहले का, यानी 5000 ईसा पूर्व हो गया। लेकिन ईसा पूर्व से हम गणना करेंगे तो ये 3000 ईसा पूर्व होगा। और इस तरह हम लोग गणना करेंगे इस तिथि को तो 5000 वर्ष पहले कह सकते हैं, लेकिन ईसा पूर्व में करेंगे तो 3000 ईसा पूर्व हो गया। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। उर और मारवी इसके प्रसिद्ध नगर थे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी शहरी जीवन या किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास तभी होता है जब श्रम विभाजन हो और सामाजिक संगठन विद्यमान हो, क्योंकि शहर आदि के क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए सामाजिक संगठन अनिवार्य हो जाता है। नहीं तो किसी को लाभ, किसी को नहीं लाभ, किसी कोई व्यापार कर पाए या न कर पाए, मतलब असंतुलन की स्थिति हो जाती है। श्रम विभाजन से सभी को काम मिलेगा एवं सामाजिक संगठन था जो शहरी जीवन की विशेषता थी। खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, इसके पहले चर्चा हुई थी कि खाद्य संसाधन समृद्ध थे, किंतु खनिज संसाधन का अभाव था जिन्हें तुर्की, ईरान और खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। मेसोपोटामिया के लोग दस्तावेजों के रूप में मिट्टी की पट्टिकाएं यानी कच्ची मिट्टी को पहले गीला करके उसे थोप दिया जाता था और उस पर लिख दिया जाता था कीलाकार लिपि द्वारा और सूखने के बाद वो मतलब कड़ी हो जाती थी, उसको पका भी लिया जाता था अग्नि पे। अब इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि मेसोपोटामिया में की खोज में एक देवालय
उत्पन्न हुआ, देवालय मतलब निकला। उस देवालय में कच्ची ईंट के दीवार थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता में गिलमेस हम बात करते हैं। दोस्तों, मेसोपोटामिया की खुदाई में सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था। यह कच्ची ईंटों से बना था और मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जिसमें उर जो चंद्र देवता थे, इनाम जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। आप इस नाम से क्या तात्पर्य और अंदाजा लगा सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। ये हिंदू धर्म का नाम और देवता के संबंधित देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। आप उस समय तो न इस्लाम धर्म था न ही हिंदू धर्म था, लेकिन फिर भी यह हिंदू धर्म का एक द्योतक है कि ये हिंदू धर्म के जिस तरह पूर्वज से जो विभिन्न धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और जीव से पता चलता है, उसी तरह का नाम है, लेकिन ये किताब में नहीं दिया हुआ है। नगरों में उच्च एवं सम्भ्रांत वर्गों का प्रादुर्भाव था। आज भी दोस्तों देखने का मतलब है कि भारत या कई शहरों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन फिर भी धन का ज्यादातर स्वामित्व समाज के एक छोटे से वर्ग के पास ही है। सभी लोग धनी नहीं है, सिर्फ छोटा सा वर्ग ही धनी है। आज भी ये है। धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्गों में केंद्रित था। यहाँ एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, जिसमें पति पत्नी और बच्चे शामिल होते थे। परिवार का मुखिया पिता होता था। मेसोपोटामिया में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। जहाँ तक देखेंगे आप, मोहनजोदड़ो में ग्रिड पद्धति का पालन किया गया था, जिसमें कचरे नाले के पानी आदि सड़कों पे नहीं आते थे, लेकिन यहाँ कचरे और नाले के पानी सड़कों पे आकर तैरते थे। उर नगर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था, जिनमें शासकों तथा जन साधारण की समाधियां पाई गई है। देखिए दोस्तों, उर एक नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था, यानी इससे तात्पर्य होता है कि यह कब्रिस्तान समाज के सब तबकों के लिए नहीं था। यह विशिष्ट लोगों, शासकों तथा जन साधारण जो शासकों के अधीन सामंत या बड़े बड़े उच्च पदों पर आसीन है या समाज के धनी वर्ग, वही इस समाधियों या कब्रिस्तान का उपयोग किया करते थे। परंतु कुछ लोगों के कब्र घर के अंदर भी पाई गई है। इससे पता चलता है कि समाज के विशिष्ट वर्ग ही इस कब्रिस्तान का इस्तेमाल करते थे। किताब में ये भी नहीं दिया गया है, मतलब किताब में ये नहीं दिया गया है कि सिर्फ ये दिया गया है कि कब्रिस्तान थे जिसमें शासकों एवं जनसाधारण की समाधियां मिली है, परंतु कुछ लोगों के कब्र के घर के अंदर भी पाई गए हैं। लेकिन एक अपना निष्कर्ष है। पुरातत्वविदों के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की। इस संबंध में एक प्राचीन शासक एनमरकर का नाम उल्लेखनीय है। राजा ने ही अपने एक दूत को दूसरे राज्य में भेजा था कि वहां से खनिज संसाधन आदि का प्राप्त, बहुमूल्य पत्थर, खनिज संसाधन आदि का प्राप्त किया जा सके, और जिससे व्यापार की शुरुआत हो गई थी। गिलगेमिश उरुक नगर का शासक था। वह एक महान योद्धा था जिसे दूर दूर के क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। दोस्तों, शासकों की दौर मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी आपको देखने को मिला है। जहाँ तक बात है, मेसोपोटामिया के सभी लोग शिक्षित नहीं थे, बहुत लोग अनपढ़ थे। वो लोग हाथ हिलाकर संकेत के रूप में बात किया करते थे अपनी भाषा में, लेकिन वो लिख नहीं सकते थे। खिलाकार लिपि का इस्तेमाल हुआ है, तो वो भी अगर हम किसी सामान को ले रहे हैं, जैसे कि 5 अगर बैल खरीद रहे हैं, तो बैल का सिंबल बना रहता था संकेत के रूप में कि ये बैल है, ये इस तरह, मतलब बैल का चित्र या
घोड़ा है तो घोड़ा का चित्र, मतलब जितने सामान होते थे उतने चित्र बनाए जाते थे। धीरे धीरे विकास होता गया, भाषा बदलती गई और ये सब हुआ। जो जो इसमें इम्पोर्टेंट था वो मैंने कवर किया है। चलिए, अगर वीडियो ठीक लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं ठीक लगा हो फिर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, ज्ञान तो मिल रहा है। और एक बात और, मैं अभी नया नया पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, इसलिए माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।